जय हिंद। हम बात कर रहे थे क्लास 8 की ज्योग्राफी के चैप्टर 3 के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, और इससे पिछले वाले सेशन में हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में बात की थी। आज अपन बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे मेजर क्रॉप्स के बारे में। एक तो बेसिक इंट्रोडक्शन दे रखा है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखा गया है कि दुनिया भर में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है इसलिए फूड की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, और इस फूड की डिमांड को मीट करने के लिए लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन। फूड की डिमांड बढ़ती जा रही है तो खूब सारे वेराइटी ऑफ क्रॉप्स को उगाया जा रहा है। दूसरा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे क्रॉप्स को रॉ मटेरियल के जैसे यूज़ किया जाता है, तो उस पर्पज़ के लिए भी क्रॉप्स को उगाया जाता है। मेजर फूड क्रॉप्स की अगर बात करें तो व्हीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स आर द मेजर फूड क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स की अगर बात करें तो जूट एंड कॉटन आर द फाइबर क्रॉप्स। बेवरेज क्रॉप्स की अगर बात करें तो टी एंड कॉफ़ी आर बेवरेज क्रॉप्स। लेकिन ये तो बहुत बेसिक लेवल पे इंट्रोडक्शन हो गया मेजर क्रॉप्स का। अब अपन बात करेंगे कि वेरियस क्रॉप्स के लिए सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राइस के बारे में। राइस इज़ द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड की मेजर फूड क्रॉप है राइस। स्पेशली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स की स्टेपल डाइट है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स की मेन डाइट है राइस। और होपफुली मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आता होगा कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है। राइस को उगाने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए और हैवी रेनफॉल चाहिए। क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी चाहिए? हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड हैवी रेनफॉल। जैसे जैसे अपन क्लासेस में आगे बढ़ेंगे तो ये चीज़ें और थोड़ा डिटेल में आएंगी। जैसे हाई टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर चाहिए? मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल कितनी चाहिए? मोर देन 100 सेंटीमीटर एनुअली। लेकिन ये आगे क्लास में और ज़्यादा डिटेल्स में आएंगी। फिलहाल के लिए 8th के हिसाब से हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, हैवी रेनफॉल चाहिए। राइस को उगाने के लिए जो सबसे बढ़िया सॉइल है वो कौन सी है? एल्यूवियल क्लेई सॉइल। कौन सी सॉइल? एल्यूवियल क्लेई सॉइल। चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उसके बाद जापान है, श्रीलंका है और इजिप्ट है। अच्छा, क्योंकि वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में राइस को उगाने के लिए फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, तो यहाँ के जो फार्मर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि साल में 2 या 3 फसल ले ली जाए राइस की। अपन आगे क्लासेस में पढ़ेंगे अस, अमन और बोरो, ये 3 वेराइटीज़ हैं राइस की जो कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम वाले रीजन में उगाई जाती हैं। बहुत बेसिक लेवल पे अपने को 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स की स्टेपल डाइट है राइस। राइस के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए और हैवी रेनफॉल चाहिए। सबसे बढ़िया सॉइल कौन सी है? एल्यूवियल क्लेई सॉइल। चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और सेकंड नंबर पे कौन है? इंडिया। फिर बात आती है व्हीट के बारे में, और व्हीट को उगाने के लिए मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए और मॉडरेट रेनफॉल चाहिए। मतलब ना तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, इनफैक्ट कूल ग्रोइंग सीजन होना चाहिए, और ना ही बहुत ज़्यादा रेनफॉल चाहिए। रेनफॉल की अगर बात करें तो लगभग 50 से लेके 75 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल चाहिए। लेकिन हाँ, पकने के टाइम पे ब्राइट सनशाइन चाहिए। मतलब जब हार्वेस्ट होगा तो ब्राइट सनशाइन इज नीडेड फॉर व्हीट। व्हीट उगाया जाता है वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल में। कैसी सॉइल में? वेल ड्रेन्ड, मतलब पानी वानी बढ़िया हो, लोमी सॉइल में व्हीट को उगाया जाता है। किन कंट्रीज़ में उगाया जाता है? यूएसए में उगाया जाता है, कनाडा में उगाया जाता है, अर्जेंटीना में उगाया जाता है, रशिया में उगाया जाता है, यूक्रेन में उगाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में उगाया जाता है, इंडिया में उगाया जाता है। इनफैक्ट इंडिया में तो विंटर सीजन में उगाया जाता है। ये मार्च के आसपास हार्वेस्ट होता है हमारे यहाँ पे व्हीट का। व्हीट के लिए 2-3 चीज़ें, टेम्परेचर मॉडरेट चाहिए, रेनफॉल मॉडरेट चाहिए, हार्वेस्ट के टाइम पे ब्राइट सनशाइन चाहिए, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल में अच्छा खासा होता है व्हीट। कहाँ उगाया जाता है? यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। फिर बात आती है मिलेट्स के बारे में। मिलेट्स आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन्स। मतलब मिलेट्स आप जानते हो, बाजरा आपने देखा होगा, मोटा दाना होता है, तो वहीं से इसको बुलाया जाता है कोर्स ग्रेन्स। और मिलेट्स जो हैं उनको एडवर्स कंडीशंस में भी ग्रो किया जा सकता है। हार्डी क्रॉप है। हार्डी क्रॉप का मतलब कि एडवर्स कंडीशंस में, जैसे लो रेनफॉल है, हाई से मॉडरेट टेम्परेचर है, लेस फर्टाइल या फिर सैंडी सॉइल है, उसमें भी मिलेट्स हो जाती हैं। तो अपने को याद रखना है कि मिलेट्स को लेस फर्टाइल या सैंडी सॉइल में भी उगाया जा सकता है, लो रेनफॉल के टाइम पे भी उगाया जा सकता है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, और हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर में भी उगाया जा सकता है। ज्वार, बाजरा, रागी इंडिया में उगाए जाते हैं। अदर कंट्रीज़ जहाँ पे मिलेट्स उगाए जाते हैं उनमें एक नाइजीरिया है, चाइना है, नाइजर है।
नाइजीरिया और नाइजर कहाँ पर है? अफ्रीका में है। फिर बात आती है मेज़ के बारे में। मेज़ इज़ ऑल्सो नोन एज कॉर्न, और कॉर्न्स जो हैं वो दुनिया भर में अलग अलग कलरफुल वेराइटीज़ में प्रोड्यूस किए जाते हैं। मेज़ को उगाने के लिए मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। आगे क्लासेस में अपन पढ़ेंगे 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर चाहिए मेज़ को उगाने के लिए। रेनफॉल भी मॉडरेट चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन हाँ सनशाइन खूब सारी चाहिए, मतलब धूप खूब सारी चाहिए। और ये होता है वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल में, मतलब फर्टाइल मिट्टी हो और वेल ड्रेन्ड हो, पानी अच्छा खासा हो, वहाँ पे मेज़ होता है। मेज़ उगाया जाता है नॉर्थ अमेरिका में, ब्राज़ील में, चाइना में, रशिया में, कनाडा में, इंडिया में, मैक्सिको में। देखो बड़ा सिंपल, एक तो अपन ने क्या बात करी, मिलेट्स के बारे में पढ़ा। मिलेट्स हार्डी क्रॉप्स हैं। हार्डी क्रॉप्स का मतलब कि इनको एडवर्स कंडीशंस में उगाया जा सकता है, जैसे कम फर्टाइल सॉइल हो, सैंडी सॉइल हो, वहाँ पे उगाया जा सकता है, लो रेनफॉल में उगाया जा सकता है, हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर में उगाया जा सकता है। इनको कोर्स ग्रेन्स भी बुलाया जाता है क्योंकि इनका दाना थोड़ा मोटा होता है। अच्छा, फिर अपन ने बात की मेज़ के बारे में। मेज़ के लिए मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, लेकिन सनशाइन खूब सारी चाहिए। वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स में मेज़ होते हैं, और मेज़ कहाँ कहाँ उगाए जाते हैं वो सारे कंट्रीज यहाँ पे लिखे हुए हैं। मेज़ इज ऑल्सो नोन एज कॉर्न। फिर बात आती है कॉटन के बारे में, और कॉटन को उगाया जाता है हाई टेम्परेचर में। कैसा टेम्परेचर चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए। हाई टेम्परेचर के अलावा लाइट रेनफॉल चाहिए, लाइट रेनफॉल, हाई टेम्परेचर, और बेहद इंपॉर्टेंट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए। फ्रॉस्ट फ्री का मतलब ये जो पारा पड़ता है सर्दियों में, जैसे कोहरा पड़ा और उसकी वजह से जो गीला गीला वाइट वाइट सा सरफेस बन जाता है, वो नहीं होना चाहिए। 210 दिन कम से कम फ्रॉस्ट फ्री डेज होने चाहिए, और ब्राइट सनशाइन चाहिए इसको। कॉटन के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, और ब्राइट सनशाइन चाहिए। कॉटन ब्लैक सॉइल में और एल्यूवियल सॉइल में अच्छा खासा उगता है, मतलब ब्लैक सॉइल को तो बुलाया ही जाता है कॉटन सॉइल, इतनी अच्छी होती है कॉटन के लिए। ब्लैक सॉइल के अलावा एल्यूवियल सॉइल में भी कॉटन ग्रो होता है। कहाँ कहाँ पे उगाया जाता है? चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील और इजिप्ट। इनफैक्ट एक फैक्ट याद रखना, कॉटन जो है वो इंडिया का होम क्रॉप है, मतलब ओरिजिनल होम जो है कॉटन का वो इंडिया है। अच्छा, इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल की जितनी भी इंडस्ट्री है उसके लिए मेन रॉ मटेरियल क्या है? कॉटन है। बहुत सिंपल सी बातचीत है। फिर इसके बाद आता है जूट। जूट को गोल्डन फाइबर भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? गोल्डन फाइबर भी बुलाया जाता है। और इसके लिए एल्यूवियल सॉइल चाहिए। कैसी सॉइल चाहिए? एल्यूवियल सॉइल चाहिए। हाई टेम्परेचर चाहिए। कैसा टेम्परेचर चाहिए? हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल और ह्यूमिड क्लाइमेट। जूट गोल्डन फाइबर बुलाया जाता है जूट को, एल्यूवियल सॉइल में उगता है, हाई टेम्परेचर चाहिए, हैवी रेनफॉल चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। ये जो क्रॉप है, ये क्रॉप उगाई जाती है ट्रॉपिकल एरियाज़ में। भाई ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले एरियाज़, वहाँ पे टेम्परेचर भी हाई होता है, वहाँ पे रेनफॉल भी हैवी होती है, और वहाँ पे क्लाइमेट भी ह्यूमिड होता है। तो मतलब एक्यूरेट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। तो ट्रॉपिकल एरियाज़ में जूट खूब उगाया जाता है। इंडिया और बांग्लादेश लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं जूट के। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। कॉटन के लिए अपने को क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए। इसके अलावा कॉटन जो है उसके लिए ब्राइट सनशाइन की ज़रूरत होती है। ब्लैक सॉइल में और एल्यूवियल सॉइल में कॉटन अच्छा होता है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है कॉटन। जूट को गोल्डन फाइबर भी बुलाते हैं। एल्यूवियल सॉइल में खूब होता है जूट। हाई टेम्परेचर चाहिए, हैवी रेनफॉल चाहिए और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। बेसिकली ट्रॉपिकल एरियाज़ में जूट को उगाया जाता है। इंडिया और बांग्लादेश लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं जूट के। फिर बात आती है कॉफ़ी के बारे में, और कॉफ़ी को उगाने के लिए भी वार्म एंड वेट क्लाइमेट चाहिए, या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। हॉट एंड ह्यूमिड या फिर वार्म एंड वेट क्लाइमेट चाहिए कॉफ़ी को उगाने के लिए। और इसके लिए वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए। कैसी सॉइल चाहिए? वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। हिल स्लोप्स पे ज़्यादा बढ़िया होता है कॉफ़ी। हिल स्लोप्स आर मोर सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉफ़ी। ब्राज़ील जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है, और ब्राज़ील के बाद कोलंबिया और इंडिया। अपन आगे क्लासेस में बढ़ेंगे तो अपन पढ़ेंगे कि कॉफ़ी के लिए एडिक्वेट टेम्परेचर है लगभग 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में। रेनफॉल लगभग चाहिए 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर के बीच में।
लेकिन ये फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं थोड़ा थोड़ा कान में इसलिए डाल रहा हूँ बिकॉज यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रॉप्स इंपॉर्टेंट हैं, तो थोड़ा थोड़ा अभी ध्यान में रखो। बाकी 8 के हिसाब से तो बड़ा सिंपल है, वार्म एंड वेट क्लाइमेट चाहिए कॉफ़ी के लिए, वेल ड्रेन लोमी सॉइल चाहिए, हिल स्लोप्स पे अच्छा खासा उगती है कॉफ़ी, ब्राज़ील लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ब्राज़ील को फॉलो करता है कोलंबिया और तीसरे नंबर पर इंडिया। अच्छा, कॉफ़ी के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट दे रखा है कि कॉफ़ी ये जो है इसको सबसे पहली बार कब डिस्कवर किया गया, कॉफ़ी प्लांट को कब डिस्कवर किया गया, इस पर बहुत सारे वर्जन्स हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी बात कर रहा है वो ये कह रहा है कि 850 एडी में एक काल्दी नाम का अरब गोट हर्डर था, मतलब बकरियां चराता था। ये काल्दी नाम का इंसान है, अरब का रहने वाला है, बकरियां चराता था, और इसने देखा कि इसकी जो गोट्स हैं वो किसी पेड़ को खाने के बाद बड़ा अजीब सा रिएक्ट कर रही हैं। तो उसने इस पेड़ को टेस्ट किया, इस पेड़ के बीन्स को टेस्ट किया, और वहीं से डिस्कवरी हो गई कॉफ़ी की। मतलब जिस पेड़ को इसने टेस्ट किया वो कॉफ़ी का पेड़ था, और फिर उसके बाद से दुनिया भर में कॉफ़ी स्प्रेड हुई है। इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है नहीं। फिर बात आती है टी के बारे में। कॉफ़ी की जैसे एक और बेवरेज क्रॉप है टी, और टी उगाई जाती है प्लांटेशंस में, मतलब लंबे चौड़े फार्म्स में उगाई जाती है। टी को उगाने के लिए कूल क्लाइमेट चाहिए। कैसा क्लाइमेट चाहिए? कूल क्लाइमेट, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। और ये इंपॉर्टेंट है, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब रेनफॉल ज़्यादा चाहिए, लेकिन रेनफॉल ज़्यादा एक ही बार में नहीं होनी चाहिए, पूरे साल भर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से बारिश होनी चाहिए। अच्छा, टी एक तो कूल क्लाइमेट में होती है, दूसरा टी के लिए क्या चाहिए? टी के लिए वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल चाहिए थ्रू आउट द ईयर, और ये बढ़िया उगती है वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल्स में, जेंटल स्लोप्स पे। और टी की पत्तियों को प्लक किया जाता है, तोड़ा जाता है, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, तो खूब सारी लेबर भी लगती है। टी कहाँ पे होती है? केन्या में खूब होती है, इंडिया में खूब होती है, चाइना में खूब होती है, श्रीलंका में खूब होती है। इनफैक्ट केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका में बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी को प्रोड्यूस किया जाता है। बहुत सिंपल सी बातचीत, एक एक करके एक पेज लो और इन छोटी छोटी चीज़ों को लिख लो अभी से, जैसे जैसे अपन क्लासेस में आगे बढ़ेंगे वहाँ पे एड ऑन करते जाना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से पूछी जाती हैं। फिर टॉपिक है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि हम फार्म में प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारी ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी डिमांड्स को मीट किया जा सके। भाई पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो फूड क्रॉप्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, फार्म प्रोड्यूस की डिमांड बढ़ती जा रही है। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का मतलब है कि हम ऐसे एफर्ट्स लगा रहे हैं कि हमारा जो फार्म प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो, ताकि ये जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है इसकी डिमांड को मीट किया जा सके। अब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, या फिर ये कहें कि फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है, बहुत सारे तरीके हैं। एक तो बाय इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया, मतलब पहले मान लो इतने से एरिया पे एग्रीकल्चर होता था, अब आपने इस एरिया को बढ़ा दिया और इतना कर दिया। अब ज़्यादा एरिया पे अगर एग्रीकल्चर होगा तो फार्म प्रोडक्शन इंक्रीज हो ही जाएगा। तो एक तरीका तो ये है कि आपने जो एग्रीकल्चर के अंडर एरिया था उसको इंक्रीज कर दिया। दूसरा, आपने नंबर ऑफ क्रॉप्स को बढ़ा दिया। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई फील्ड हुआ करता था, पहले इस पे से एक फसल ली जाती थी, अब इस पे से आप कोशिश कर रहे हो 2 या 3 फसल लेने की, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि फार्म प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और ये जो 2 या 3 फसलें ली जाएंगी, ये कैसे ली जाएंगी? आपने इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव कर दिया। कोई ऐसा एरिया था जहाँ पे पहले इरिगेशन नहीं होता था, मतलब पानी उतना था नहीं, तो फसल भी नहीं होती थी, लेकिन अब आपके पास में टेक्नोलॉजी आ गई, आपने इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी, पानी प्रोवाइड करवा दिया, अब यहाँ पे खूब सारा एग्रीकल्चर हो रहा है, तो फार्म प्रोडक्शन बट ऑब्वियस सी बात इंक्रीज हो जाएगा। फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जा रहे हैं, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स यूज़ किए जा रहे हैं, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स जिनसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है उनको यूज़ किया जा रहा है। एग्रीकल्चर में नए नए मशीन्स, मॉडर्न मशीन्स को यूज़ किया जा रहा है। ये सब तरीके हैं, क्यों यूज़ किए जा रहे हैं? ताकि हमारा जो फार्म का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। प्रोडक्शन इंक्रीज़ कैसे हो सकता है? एक तो हम एग्रीकल्चर के अंडर जो एरिया है उसको इंक्रीज़ कर दें, लेकिन उसको भी एक हद से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन को भी तो ज़मीन चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ अपन ये कर सकते हैं कि कुछ ज़मीन इंक्रीज़ कर दें। दूसरा, नंबर ऑफ क्रॉप्स को बढ़ा दें। तीसरा, इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दें। ऐसे एरियाज़ में जहाँ पहले इरिगेशन नहीं हो पाता था, अब वहाँ पानी भेज दो आप, क्योंकि आपके पास में टेक्नोलॉजी है, तो नए नए क्रॉप्स को उगा लिया जाएगा। फर्टिलाइजर्स को यूज़ करें, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स को यूज़ किया जा रहा है, एग्रीकल्चर में मॉडर्न मशीन्स को यूज़ किया जा रहा है। और ये अल्टीमेटली हम क्यों कर रहे हैं? ये अल्टीमेटली हम कर इसलिए रहे हैं ताकि ये जो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसकी जो फूड की डिमांड है उसको मीट कर सकें, फूड सिक्योरिटी को अचीव कर सकें।
और फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे सभी लोगों के लिए सफिशिएंट, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल हो। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे दुनिया भर में जितने भी लोग हैं, या अगर देश के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो देश में जितने भी लोग हैं उनको सफिशिएंट, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल हो, उस सिचुएशन को अपन बोलते हैं कि हमने फूड सिक्योरिटी को अचीव कर लिया है। हालांकि हमारे कंट्री में हम फूड सिक्योरिटी से बहुत दूर हैं, सबके लिए हमारे कंट्री में फूड अवेलेबल भी नहीं है आज के डेट में, जबकि हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं। अवेलेबल नहीं होने का रीज़न ये नहीं है कि हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कम है, हमारे यहाँ पे फूड का वेस्टेज बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से बहुत सारे लोग बेचारे भूखे सोते हैं। दूसरा, न्यूट्रिशियस फूड पे तो हमारे यहाँ पे खूब डाउट्स हैं। जो वेल ऑफ फैमिलीज़ भी हैं, जिनके पास में अच्छा खासा पैसा है, उनके घरों में भी न्यूट्रिशियस फूड जो है वो आमतौर पे देखने को नहीं मिलता, बिकॉज हमारे यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है न्यूट्रिशियस फूड की। लेकिन फिलहाल के लिए अपने को ये समझना है कि फूड सिक्योरिटी क्या होता है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब सभी लोगों के लिए सफिशिएंट, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल हो तो उसको अपन बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। अच्छा, एग्रीकल्चर अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से डेवलप हुआ है। जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ की अगर बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में आज भी इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है। क्यों प्रैक्टिस किया जाता है? क्योंकि बहुत छोटे छोटे फार्म्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में ही देख लो, इंडिया में छोटे छोटे फार्म्स, एक एक दो दो बीघे के जो फार्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बड़े फार्मर्स बहुत कम हैं। अब ये जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, ये इनके पास ज़मीन कम है, फैमिली इनकी पूरी है, तो ये कोशिश क्या करेंगे कि इस छोटे से फार्म से ज़्यादा प्रोडक्शन लिया जाए। फिर खूब सारे केमिकल्स यूज़ करेंगे, कोशिश करेंगे एक नहीं दो फसल ले ली जाए। मतलब इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। क्यों किया जाता है? बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज़ में फार्मर्स के पास में स्मॉल होल्डिंग्स होती हैं। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे यूएसए है या फिर जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे फार्मर्स के पास में लार्जर होल्डिंग्स होती हैं। मतलब वहाँ पे फार्मर्स के पास में बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, और जब बड़े फार्म्स होंगे तो यहाँ के फार्मर्स जो हैं वो एग्रीकल्चर करते हैं कमर्शियल पर्पज़ के लिए। फिर वो खूब सारी पैदावार करते हैं मार्केट के लिए, क्रॉप्स हुए उनको मार्केट में बेचो। तो एक सब्सटेंशियल डिफरेंस है। आगे वही कहानी दे रखी है कि एक इंडिया में फार्मर है उसकी सिचुएशन क्या है, और एक यूएसए में फार्मर है उसकी सिचुएशन क्या है। और ये जो कहानी है ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली ये बताया हुआ है कि जो छोटे फार्मर्स होते हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के फार्मर्स होते हैं, उनके पास में जो फार्म लैंड होती है वो छोटी होती है। वो बेचारे हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स खरीद के लाएंगे। क्यों खरीद के लाएंगे? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कर सकें। वो कोशिश करेंगे कि 2 या 3 क्रॉप्स उगा ली जाए एक साल में। वो बेचारे इतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो अपने जानकार दोस्तों से या गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर से एडवाइस वगैरह भी लेते हैं। उनके पास अपने संसाधन नहीं होते हैं तो वो रेंट पे ट्रैक्टर वगैरह लेंगे और मशीनरी को लेंगे। अगर रेंट पे ट्रैक्टर वगैरह नहीं मिलेगा तो ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ करेंगे। इसके अलावा वो बेचारे अगर पानी भी देना है तो पानी देने के लिए, इरिगेट करने के लिए अपने फील्ड्स को, उसके लिए भी रेंट पे ट्यूबवेल से पानी मंगवाते हैं बड़े बड़े फार्मर्स से। इसके अलावा ये जो छोटे फार्मर्स होते हैं ये अपनी इनकम को थोड़ा बढ़ाने के लिए पालन भी करते हैं लाइव स्टॉक का, जैसे बफेलोज वगैरह पाल ली या हैंस वगैरह को पाल लिया। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मेंबर्स भी होते हैं। तो इस तरीके से कोशिश करते हैं कि कैसे भी इनकी जो इनकम है वो थोड़ी इंक्रीज़ हो जाए। फिर ये अपने प्रोड्यूस को आसपास जो मंडी होती है उसमें जाके बेचते हैं। और क्योंकि इनके पास अपनी स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती, अपना कोई इतना लंबा चौड़ा घर नहीं है कि अपने पैदावार को घर में रख लें, इतने पैसे भी नहीं होते कि बहुत ज़्यादा दिन तक घर में रखें, तो ये बेचारे फोर्स हो जाते हैं अपने प्रोड्यूस को मंडी में बेचने के लिए किसी भी रेट पे। मंडी वाला अगर इनको 150 रुपये कम भी देता है तो ये बोलते हैं कि हाँ भाई ले लो, हमारे घर पे तो ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास एडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में किसानों की जो सिचुएशन है वो ख़राब है। फिर आगे बताया गया है कि यूएसए या डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो फार्मर्स होते हैं उनके पास में बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, वो उनके पास में बढ़िया सॉइल है, वाटर के रिसोर्सेज बढ़िया हैं, उनके पास में एडिक्वेट तौर तरीके हैं, अगर क्रॉप्स को डैमेज हो तो उससे कैसे प्रोटेक्ट करना है। पेस्टिसाइड्स वगैरह उनके पास में खूब बढ़िया क्वालिटी के हैं। उनके वहाँ पे पढ़े लिखे साइंटिस्ट वगैरह हैं जो कि डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं फार्मर्स के लिए। जैसे वहाँ पे सॉइल टेस्टिंग वगैरह होती है, देखा जाता है कि कौन सी सॉइल किस क्रॉप के लिए सूटेबल है। फिर इसके अलावा बहुत सारे साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम्स भी रन किए जाते हैं। सैटेलाइट के थ्रू
खबर दी जाती है कि यार कब वेदर ख़राब हो सकता है, कब अच्छा हो सकता है, पूरी डिटेलिंग होती है वहाँ पे। तो वहाँ पे सुविधाएं अच्छी हैं, वहाँ पे फर्टिलाइजर्स अच्छे हैं, वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन अच्छा है, वहाँ पे पेस्टिसाइड्स अच्छे हैं। तो वहाँ का जो फार्मर है वो एक लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करता है कमर्शियल यूज़ के लिए, मार्केट के लिए, और मार्केट में अपने क्रॉप्स को बेच के खूब सारा पैसा कमाता है। एक तरीके से डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएस में जो फार्मर होता है वो बिजनेसमैन की जैसा होता है। वो आम तौर पे हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़, इंडिया जैसे कंट्रीज़ में जो पीजेंट फार्मर्स होते हैं उनके जैसे सिचुएशन ख़राब वाला इंसान नहीं होता। हमारे यहाँ पे तो किसानों की स्थिति बहुत ख़राब है, बट डेवलप कंट्रीज़ में फार्मर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट बिजनेसमैन जैसे हैं, उनको कोई घाटा नहीं है, वो बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं। और इसके साथ अपना चैप्टर खत्म हो गया। ये जो 2 कहानी है ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने ऐसे ही बता दी है, बतानी भी नहीं चाहिए थी, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट एक तो फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन याद रख लेना, पूछ लेते हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको ऑलरेडी पता होगा। और इसके अलावा ये जो क्रॉप्स अपन ने पढ़े इनके क्लाइमेटिक कंडीशंस को एक पेज में लिख लो और इनको थोड़ा थोड़ा याद रखो। वैसे 10th में इसके बारे में और डिटेल में बातचीत होती है, लेकिन फिर भी अभी से थोड़ा सा पिक्चर बना के रखोगे तो 10th वाली चीज़ें ईजी रहेंगी, 12th वाली चीज़ें ईजी रहेंगी। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट, वीडियो पे लाइक के बटन को दबा देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।